हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। तो आप सभी लोगों की बहुत डिमांड थी कि मैम बिजनेस स्टडीज में ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का टॉपिक हमें बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, तो आपकी डिमांड पे आज की क्लास बना रही हूँ, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी जिसे फाइनेंशियल लीवरेज भी कहते हैं। आज डिटेल में वो कॉन्सेप्ट समझेंगे विद एग्जाम्पल, न्यूमेरिकल एग्जाम्पल। तो आप सभी ध्यान से समझेंगे, ठीक है। और अगर आपको और भी किसी टॉपिक में दिक्कत होगी बेटा, तो आप मेरे को कमेंट करके जरूर बताएंगे, तो मैं उस टॉपिक पे भी आपके लिए एक वीडियो जरूर शेयर करूंगी। ठीक है, चलो अब शुरू करते हैं ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का कॉन्सेप्ट करने से पहले ना बेटा देखो, आपको इतना पता होना चाहिए कि कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है। तो बेसिकली कैपिटल स्ट्रक्चर इज अ मिक्स बिटवीन ओनर्स फंड एंड बोरोड फंड। ठीक है, आप सभी को आई थिंक पता होगा कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब क्या है, कि आपने किस सोर्सेस के थ्रू पैसा रेज कर रखा है, कैपिटल रेज कर रखी है। तो कैपिटल स्ट्रक्चर इज अ मिक्स बिटवीन ओनर्स फंड एंड बोरोड फंड। अब मेन फंडा आता है यार कि ओनर्स फंड क्या होते हैं। ओनर्स फंड में इक्विटी शेयर कैपिटल आती है। ठीक है, इक्विटी शेयर होल्डर्स आर द ओनर ऑफ द कंपनी। क्यों? क्योंकि कंपनी को इनको कुछ फिक्स पेमेंट नहीं करनी पड़ती, बट ईयर एंड में जो भी प्रॉफिट होता है वो सारा इन्हीं को जाता है। लॉस है तो लॉस भी यही बियर करेंगे। तो बेसिकली इक्विटी शेयर होल्डर्स कंपनी के ओनर होते हैं बेटा। और बोरोड में आती है डिबेंचर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, ये सारी बोरोड फंड के अंदर आती है। तो बेसिकली कैपिटल रेज करने के दो सोर्सेज हैं, ठीक है, ओनर्स फंड एंड बोरोड फंड। तो कैपिटल स्ट्रक्चर इज अ मिक्स बिटवीन ओनर्स फंड एंड बोरोड फंड। ठीक है, चलो अब हम फाइनेंशियल लीवरेज का टॉपिक समझते हैं, क्योंकि इससे पहले आपको कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए थी। ठीक है, तो मैंने आपको बता दी बेटा, कैपिटल स्ट्रक्चर इज अ मिक्स बिटवीन ओनर्स फंड एंड बोरोड फंड। ठीक है, चलो अब अपने कॉन्सेप्ट पे आते हैं, फाइनेंशियल लीवरेज क्या होती है। ठीक है, द प्रोपोर्शन ऑफ डेट इन ओवरऑल कैपिटल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड फाइनेंशियल लीवरेज। प्रोपोर्शन ऑफ डेट, ध्यान से समझेंगे बेटा, प्रोपोर्शन ऑफ डेट इन ओवरऑल कैपिटल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड फाइनेंशियल लीवरेज। यानी मेरे कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर डेट की क्या रेशियो है, डेट की क्या प्रोपोर्शन है, दिस इज कॉल्ड फाइनेंशियल लीवरेज। ठीक है, प्रोपोर्शन ऑफ डेट इन ओवरऑल कैपिटल स्ट्रक्चर। ठीक है, अब बेटा फाइनेंशियल लीवरेज जो है ना, इसके दो फॉर्मुलेस होते हैं, डेट अपॉन इक्विटी और दूसरा फॉर्मूला है बेटा डेट अपॉन डेट प्लस इक्विटी। डेट प्लस इक्विटी, लाइक एक एग्जांपल लेते हैं यार। सपोज करो कि भाई मेरी कंपनी है, मेरी कंपनी में मैंने इक्विटी शेयर से 2 लाख रेस कर रखे। ठीक है, सॉरी डिबेंचर से 2 लाख रेस कर रखे। ठीक है, और इक्विटी शेयर से मैंने 1 लाख रेस कर रखा है। ठीक है, तो बेसिकली फाइनेंशियल लीवरेज का मतलब क्या है, प्रोपोर्शन ऑफ डेट इन कैपिटल स्ट्रक्चर। ठीक है, तो डेट कितना मैंने रेस कर रखा है, 2 लाख, इक्विटी से कितना रेस कर रखा है, 1 लाख। ठीक है, तो फाइनेंशियल लीवरेज 2:1, प्रोपोर्शन ऑफ डेट इन कैपिटल स्ट्रक्चर। या ये मैं इस तरीके से भी लिख सकती हूं बेटा, डेट अपॉन डेट प्लस इक्विटी। इसका मतलब क्या है, पूरी कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर, ठीक है, डेट की कितनी प्रोपोर्शन है। तो टोटल कैपिटल मेरी इतनी है, इसमें से डेट कितना प्रोपोर्शन है, 2, तो 2:3। ठीक है, दैट इज फाइनेंशियल लीवरेज। तो फाइनेंशियल लीवरेज इज द प्रोपोर्शन ऑफ डेट इन ओवरऑल कैपिटल स्ट्रक्चर। इसके दो फॉर्मुलाज होते बेटा, ठीक है, डेट अपॉन इक्विटी और सेकंड फॉर्मुला इज डेट अपॉन डेट प्लस इक्विटी। ठीक है, दोनों चीजें क्लियर हो गई। चलो अब आगे बढ़ते हैं, इसको और डिटेल में कॉन्सेप्ट समझते हैं। बेटा फाइनेंशियल लीवरेज जो होती है ना, ये फेवरेबल भी होती है और अनफेवरेबल भी होती है। इसको हम न्यूमेरिकल एग्जांपल से समझेंगे पूरा। फाइनेंशियल लीवरेज कैन बी फेवरेबल, कैन बी अनफेवरेबल। ठीक है, अब फेवरेबल अनफेवरेबल समझाने के लिए ना मुझे बेटा आपको दो कॉन्सेप्ट क्लियर करने पड़ेंगे। वन इज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, अनदर कॉन्सेप्ट इज कॉस्ट ऑफ डेट। कॉस्ट ऑफ डेट, डिबेंचर की पे की क्या कॉस्ट है बेसिकली, तो डिबेंचर पे तो हम पे करते हैं इंटरेस्ट, तो कॉस्ट ऑफ डेट इज इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। तो बेसिकली ये जो कॉस्ट ऑफ डेट है ना बेटा, ये कंपनी का एक्सपेंडिचर है, क्योंकि कंपनी तो इसको पे करती है यार। तो डिबेंचर पे जो इंटरेस्ट दिया जा रहा है, दैट इज कॉल्ड कॉस्ट ऑफ डेट। रिटर्न आपको पता है, मैंने जितना पैसा लगाया, इन्वेस्ट करा, उससे मेरे को जितना प्रॉफिट हो रहा है, दैट इज कॉल्ड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो फाइनेंशियल लीवरेज फेवरेबल तब होती है बेटा जब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज्यादा होती है देन द कॉस्ट ऑफ डेट। ऑब्वियस है बेटा, मुझे रिटर्न ज्यादा है और मेरे को इंटरेस्ट कम पे करना पड़ रहा है डिबेंचर के ऊपर, तो ऑब्वियस है मैं प्रॉफिट में जाऊंगी।
तो फाइनेंशियल लीवरेज विल बी फेवरेबल व्हेन रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज मोर देन द कॉस्ट ऑफ डेट। फाइनेंशियल लीवरेज अनफेवरेबल होती है बेटा जब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कम होता है और डिबेंचर पे इंटरेस्ट आपको ज्यादा देना पड़ रहा है। ऑब्वियस है बेटा, कॉस्ट ऑफ डेट इज एक्सपेंडिचर और रिटर्न इज इनकम। इनकम कम हो रही है, मेरा खर्चा ज्यादा हो रहा है, तो ऑब्वियस है मेरी फाइनेंशियल लीवरेज अनफेवरेबल होगी। ठीक है, तो ये दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए बेटा आपको। अब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैसे निकालते हैं? वैसे तो आप लोग कहते हो यार मैम अकाउंट्स बड़ी हमें पसंद है, अकाउंट्स बड़ी अच्छे से आती है, तो आई थिंक आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट पता होगा क्या होता है। ठीक है, जिसको नहीं पता उसके लिए बता रही हूं। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला होता है बेटा ईबीआईटी, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन टोटल इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाइड बाय 100। ये फॉर्मूला बेटा हम आगे एंड में यूज करेंगे, तो अभी आपकी ड्यूटी ये है कि मेरे साथ ये फॉर्मूला सभी लर्न कर लेंगे। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू ईबीआईटी अपॉन टोटल इन्वेस्टमेंट इनटू 100। ठीक है, तो बेसिकली बेटा अभी मैंने आपको क्या बताया, फाइनेंशियल लीवरेज का मतलब है प्रोपोर्शन ऑफ डेट इन ओवरऑल कैपिटल स्ट्रक्चर। डेट की क्या रेशियो आपकी कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर, दैट इज कॉल्ड फाइनेंशियल लीवरेज। फाइनेंशियल लीवरेज फेवरेबल भी होती है, अनफेवरेबल भी होती है। फेवरेबल तब होगी या जब मैं डिबेंचर से पैसा रेस कर रही हूं और मुझे रिटर्न ज्यादा मिल रहा है। तो व्हेन रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज मोर देन द कॉस्ट ऑफ डेट, इंटरेस्ट ऑन डेट, देन फाइनेंशियल लीवरेज विल बी फेवरेबल। अनफेवरेबल तब होगी यार जब रिटर्न कम हो रहा है और मेरे को इंटरेस्ट ज्यादा देना पड़ रहा है डिबेंचर को। ठीक है भाई, अब ये दो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। अब ये कैसे होता है मैम? ठीक है, आरओआई कैसे ज्यादा हो गया, कॉस्ट ऑफ डेट कैसे कम हो गया, या कॉस्ट ऑफ डेट कैसे ज्यादा हो गया, आरओआई कैसे कम हो गया, ये हम पूरा एक न्यूमेरिकल एग्जांपल से क्लियर करेंगे। ठीक है बेटा, और उससे पहले आप आरओआई का फॉर्मूला लर्न कर लो प्लीज। ठीक है, ईबीआईटी अपॉन टोटल इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाइड बाय 100। चलो बेटा अब इसको आगे लेते हैं। अब एक एग्जांपल लेते हैं यार। सपोज करो दो कंपनीज है, कंपनी ए कंपनी बी। एक केस में मैं आपको ये शो करूंगी बेटा कि मैं डिबेंचर से पैसा रेस कर रही हूं तो मेरा रिटर्न बढ़ रहा है, तो फेवरेबल फाइनेंशियल लीवरेज है। एक केस में मैं आपको ये शो करूंगी कि मैं डिबेंचर से पैसा रेस कर रही हूं बट रिटर्न नहीं बढ़ रहा है, रिटर्न कम हो रहा है, तो दैट इज अनफेवरेबल फाइनेंशियल लीवरेज, क्योंकि हमें दोनों को कंपेयर करना है कि व्हेन फाइनेंशियल लीवरेज इज फेवरेबल और व्हेन इट इज अनफेवरेबल। ठीक है, तो लाइक दो कंपनीज ले लेते हैं, वन इज कंपनी ए एंड अदर इज कंपनी बी। सपोज करो बेटा कंपनी ए में टोटल फंड्स जो हैं वो ₹60 लाख के हैं। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, डिबेंचर से अगर वो पैसा रेस करती है तो इंटरेस्ट जो है वो 10% है। टैक्स रेट कंपनी का लेट कर लेते हैं कि टैक्स रेट इज अज्यूम टू बी 30%, और एक ईबीआईटी लेट कर लेते हैं बेटा, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। सपोज करो इट इज 8 लाख, कुछ भी अज्यूम कर सकते हैं। तो मेरे को टोटल फंड्स की रिक्वायरमेंट है 60 लाख। जब भी हमें लाइक ये कोई न्यूमेरिकल एग्जांपल आता है, तो जब आपको टोटल अमाउंट गिवन होता है, आपको फेस वैल्यू नहीं पता होती है, तो हम एट द रेट ऑफ 10 ईच मान के चलते हैं। तो बेसिकली ये 60 लाख है। ठीक है, दैट मीन 6 लाख एट द रेट ऑफ 10 ईच। ठीक है बेटा, अब आगे कॉन्सेप्ट लेते हैं, देखो इसको क्लियर करते हैं। सपोज करो मेरे पास 3 सिचुएशंस है, सिचुएशन 1, सिचुएशन 2 एंड सिचुएशन 3। पहले मैं आपको फेवरेबल फाइनेंशियल लीवरेज का केस बता रही हूं बेटा, तो मैं धीरे धीरे डिबेंचर का अमाउंट बढ़ाऊंगी और मैं शो करूंगी कि मेरी फाइनेंशियल लीवरेज जो है वो फेवरेबल आ रही है। ठीक है, अब देखो बेटा सिचुएशन 1 के अंदर सपोज करो मैं डिबेंचर से कुछ भी पैसा रेस नहीं कर रही। ठीक है, डिबेंचर से मैंने कुछ भी पैसा रेस नहीं करा, 0। यानी ये जो पूरा 60 लाख मुझे चाहिए टोटल फंड्स की रिक्वायरमेंट है, वो सारा का सारा मैं इक्विटी से रेस कर रही हूं। ठीक है, सिचुएशन 2 में मैं ले रही हूं बेटा कि मैं डिबेंचर से जो अमाउंट रेस कर रही हूं वो 20 लाख रेस कर रही हूं। 20 लाख का मतलब 60 में से 20 मैं डिबेंचर से रेस कर रही हूं, रेस्ट जो 40 लाख बच गया वो मैं इक्विटी से रेस कर रही हूं। ठीक है बेटा, और सिचुएशन 3 में मैं लेट कर रही हूं, मैं 40 लाख जो है वो डिबेंचर से रेस कर रही हूं, तो रेस्ट मेरा जो 20 लाख बचा वो मैं इक्विटी से रेस कर रही हूं। तो बेसिकली मैं अपनी कैपिटल स्ट्रक्चर में डिबेंचर की प्रोपोर्शन बढ़ा रही हूं धीरे धीरे। ठीक है, चलो अब ईबीआईटी तो बेटा अब इसको पूरा न्यूमेरिकल एग्जांपल के थ्रू सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये तो हमने अजम्पशन ले लिए। अब ईबीआईटी तो बेटा तीनों केस में मेरे पास सेम ही है, 8 लाख। ठीक है, सिचुएशन 1 में भी सेम है, सिचुएशन 2 में भी सेम है एंड सिचुएशन 3 में भी सेम है ईबीआईटी।
अब अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स में से आप सभी को पता है सबसे पहले इंटरेस्ट लेस होता है, तो इसमें से मैंने डिडक्ट करा इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट हम किस पे पे करते हैं? डिबेंचर से पे। और आपको पता है सिचुएशन 1 में तो डिबेंचर से कोई अमाउंट ही रेस नहीं करा, यानी सारा का सारा 60 लाख मैंने इक्विटी से रेस करा है, ठीक है। तो ऑब्वियस है मैं इंटरेस्ट तो पे नहीं करूंगी, इंटरेस्ट विल बी निल, जीरो। सिचुएशन 2 में मैंने 20 लाख जो है वो डिबेंचर से रेस करा है, और डिबेंचर पे इंटरेस्ट 10% है, ठीक है। तो 20 लाख का 10% दैट इज 2 लाख, ये मेरा इंटरेस्ट आ गया सिचुएशन 2 का, ठीक है बेटा। और सिचुएशन 3 में मैंने एज्यूम करा था कि मैं 40 लाख डिबेंचर से रेस कर रही हूं, तो इंटरेस्ट इज 10%, तो इसका 10% निकाला तो 4 लाख मेरा अमाउंट आ गया, ठीक है। अब ये मैंने डिडक्ट करा, ये मेरी आ गई बेटा अर्निंग बिफोर टैक्स, क्योंकि हम EBIT एक एक करके पहले इंटरेस्ट लेस करेंगे, देन फिर हम टैक्स डिडक्ट करेंगे। तो ये अर्निंग बिफोर टैक्स मेरा 8 लाख अमाउंट आ गया, ठीक है। ये अमाउंट मेरा 6 लाख आ गया, और ये अमाउंट मेरा 2 लाख आ गया, सॉरी 4 लाख आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट अमाउंट जो डिडक्ट होता है आप सभी को पता है दैट इज टैक्स, और टैक्स रेट इज अज्यूम टू बी 30%, और वो अर्निंग बिफोर टैक्स पे ही टैक्स जो है पे किया जाता है। तो EBT मेरी 8 लाख है, 8 लाख का मैंने 30% टैक्स पे करा, तो दैट इज 2,40,000। 6 लाख सिचुएशन 2 में है, तो मैंने 30% इसका पे कर दिया बेटा, दैट इज 1,80,000। सिचुएशन 3 में मेरी EBT 4 लाख है, तो 4 लाख का 30% 1,20,000 मैंने पे कर दिया, ठीक है बेटा। अब ये मेरी आ गई अर्निंग आफ्टर टैक्स, ठीक है। सिचुएशन 1 की मेरी अर्निंग आफ्टर टैक्स ये अमाउंट डिडक्ट करने के बाद 5,60,000 बचा, ये मेरा 5,20,000 बचा अर्निंग आफ्टर टैक्स, और ये अमाउंट मेरा बचा 2,80,000, ठीक है बेटा। अब हमें क्लियर होना चाहिए यार ये मेरी अर्निंग आफ्टर टैक्स तो आ गई, अब मेरे को अर्निंग पर शेयर निकालना पड़ेगा, ठीक है। अर्निंग पर शेयर, उसके बेसिस पे हम कंपेयर करेंगे कि भाई हमारी अर्निंग पर शेयर कितनी आ रही। अर्निंग पर शेयर का फॉर्मूला होता है अर्निंग आफ्टर टैक्स अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, ठीक है। तो आप ध्यान से समझेंगे इस पॉइंट को, ईपीएस में तीनों सिचुएशन में निकालूंगी, सिचुएशन 1 की भी, सिचुएशन 2 की भी, एंड सिचुएशन 3 की भी, ठीक है। ये देखो बेटा पीछे चेक करो, सिचुएशन 1 में मेरी अर्निंग आफ्टर टैक्स का अमाउंट आ रहा है 5,60,000, ठीक है। तो निकालते हैं इसके भी ईपीएस, ठीक है। ईपीएस इज इक्वल टू अर्निंग आफ्टर टैक्स यानी 5,60,000 अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। यार सिचुएशन 1 में आपको पता है कि डिबेंचर का अमाउंट तो था 0, यानी मैंने पूरा 60 लाख की जो टोटल फंड्स की रिक्वायरमेंट थी वो सारा मैंने इक्विटी से रेस करा, ठीक है। तो एट द रेट ऑफ 10 मान के चलते दैट मीन 6 लाख। तो ईपीएस इज इक्वल टू अर्निंग आफ्टर टैक्स अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, तो मैंने 6 लाख से इसको डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब सिचुएशन 2 को देखते, ध्यान से जस्टिफाई करना बेटा। 5,20,000 मेरी अर्निंग आफ्टर टैक्स है, और 20 लाख मैंने डिबेंचर से रेस करा, दैट मींस मैंने 40 लाख इक्विटी से रेस करा। तो अब मैं इसको 40 लाख एट द रेट ऑफ 10 है तो 4 लाख से डिवाइड करूंगी, तो अर्निंग आफ्टर टैक्स दैट इज 5,20,000 अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर दैट इज 4 लाख, ठीक है बेटा। ऐसी सिचुएशन 3 में ध्यान से देखो बेटा, अर्निंग आफ्टर टैक्स इतनी है, इसमें इक्विटी कितनी हुई सोचो, मैंने 40 लाख डिबेंचर से रेस करा, दैट मींस मैंने 20 लाख इक्विटी से एट द रेट ऑफ 10 दैट मींस 2 लाख, ठीक है। तो मैं इसको 2 लाख से डिवाइड करूंगी अर्निंग आफ्टर टैक्स को, तो अर्निंग आफ्टर टैक्स मेरी 2,80,000 है, और इसको मैंने 2 लाख से डिवाइड करा, ठीक है। अब ईपीएस जब हम इसकी कैलकुलेट करेंगे तो ये 0.93 आ रही है, 1.3 आ रही है, एंड 1.4 आ रही है। इसका मतलब ये है कि बेटा जैसे जैसे मैं अपनी डिबेंचर कैपिटल स्ट्रक्चर में बढ़ा रही हूं तो मेरी अर्निंग पर शेयर धीरे धीरे इंक्रीज होती जा रही है। देखो इस केस में मेरे डिबेंचर निल थे तो अर्निंग पर शेयर इतनी आ रही थी, इसमें मैंने डिबेंचर की रेशियो बढ़ाई, अर्निंग पर शेयर बढ़ गई, इसमें और बढ़ाई और बढ़ गई, ऑब्वियसली दैट इज फेवरेबल, ठीक है। अब इसको जस्टिफाई करेंगे कैसे। अब एक दूसरी कंपनी लेते हैं, कंपनी बी, ठीक है। एग्जाम्पल लेट करेंगे बेटा, सारी चीजें हम सेम लेट करते हैं, ईबीआईटी का अमाउंट चेंज कर लेते हैं। लाइक मेरे को टोटल फंड्स की रिक्वायरमेंट वही सेम 60 लाख है, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर वही सेम ले लेते बेटा, 10% है।
टैक्स रेट भी सेम लेते हैं 30% है, और ईबीआईटी का जस्ट मैं अमाउंट चेंज कर रही हूं, ईबीआईटी इज अज्यूम टू बी ₹4 लाख। ठीक है, अब वही तीन सिचुएशंस प्रेजेंट करते हैं, सिचुएशन 1, सिचुएशन 2 एंड सिचुएशन 3। ठीक है भैया, पुराना कॉन्सेप्ट आपने पूरा कर लिया। अब हम दूसरा एग्जांपल लेट करें कंपनी बी का, देन हम दोनों को कंपेयर करेंगे। अब देखो बेटा, सबसे पहले तो वही सेम अमाउंट ले लेते कि सपोज करो सिचुएशन 1 में मैं डिबेंचर से कुछ पैसा रेस नहीं कर रही, सिचुएशन 2 में मैंने 20 लाख डिबेंचर से रेस करा, दैट मींस 40 इक्विटी से रेस करा क्योंकि 60 लाख की रिक्वायरमेंट थी, और सिचुएशन 3 में हम ले लेते हैं 40 लाख रेस करा, सेम पीछे वाला एग्जांपल ले रहे, बस हमने ईबीआईटी चेंज करी है। ठीक है, अब देखो ये तो हमने अजम्पशन ली है सारी की सारी। अब ईबीआईटी लिखते हैं बेटा, कितनी आ रही है। फर्स्ट ईबीआईटी तीनों केस में मेरी 4 लाख है, जैसे प्रीवियस एग्जांपल में हमने 8 लाख ली थी, तो इसमें हमने 4 लाख एज्यूम करी है। अब इसमें सबसे पहले तो आपको पता है इंटरेस्ट लेस होता है, ये वाला सिचुएशन 1 में तो नील होगा, क्योंकि अब मेरे को इतना समझाने की जरूरत नहीं, आपको क्लियर हो गया डिबेंचर नील है, इंटरेस्ट विल बी नील। सेकेंड केस में मैंने 20 लाख के डिबेंचर एट द रेट ऑफ 10 रेस करे हैं, तो 10% मैंने इंटरेस्ट पे कर दिया बेटा, दैट इज 2 लाख। और सिचुएशन 3 में मेरा 40 लाख है, 10% इज 4 लाख। ठीक है, तो ये मेरे पास आ गई अर्निंग बिफोर टैक्स। अब अर्निंग बिफोर टैक्स सिचुएशन 1 में तो 4 लाख ही आई है, सिचुएशन 2 में 2 लाख आई है, सिचुएशन 3 में तो नील हो गया, 0 हो गया। अब इसमें से हम अमाउंट पे करेंगे टैक्स का, टैक्स इज अज्यूम टू बी 30%, तो 4 लाख का 30% दैट इज 1,20,000। ठीक है, ऐसी नेक्स्ट केस में 2 लाख का 30% दैट इज 60,000, और ये तो बेचारा पे ही नहीं करेगा, नील आ गई इसकी। नेक्स्ट हमारे पास आती है अर्निंग आफ्टर टैक्स। ठीक है, तो इसकी अर्निंग आफ्टर टैक्स आ गई बेटा 2,80,000, इसकी आ गई 1,20,000, और ये तो बेचारा नील। ठीक है, अब हम निकालते हैं यार ईपीएस। ठीक है, अर्निंग पर शेयर। तो फॉर्मूला अब आपको क्लियर है बेटा, अर्निंग पर शेयर का अर्निंग आफ्टर टैक्स अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। तो फर्स्ट केस में अर्निंग आफ्टर टैक्स आ रही है 2,80,000। नंबर ऑफ इक्विटी, पहला डिबेंचर का अमाउंट तो नील है, दैट मीन सारा इक्विटी से रेस कर रहा है, तो दैट इज 6 लाख। इससे डिवाइड करूंगी मैं, तो ये अमाउंट आया मेरा 0.4। ऐसी नेक्स्ट केस में 1,20,000। ठीक है, डिवाइड करा मैंने, जो मेरी इक्विटी शेयर है 20 के, तो बेटा डिबेंचर है, ठीक है 20 लाख के, दैट मीन 6 लाख की इक्विटी होगी, 40 लाख सॉरी 4 लाख की इक्विटी होगी, तो मैंने 4 लाख से डिवाइड करा। ठीक है बेटा, और ऐसे ही हम नेक्स्ट केस में ले लेते बेटा। नेक्स्ट केस में तो हमारा खैर नीली अमाउंट आ गया, नेक्स्ट केस में तो कुछ लेने की जरूरत ही नहीं है हमें। ठीक है बेटा, तो फर्स्ट केस में मेरी अर्निंग जो है ईपीएस आ रही है 0.4, सेकेंड केस में मेरी आ रही है 0.3, और तीसरे में तो नीली होगी बेटा। ठीक है, तो ये दो सिचुएशन लिए, एक में मेरी ईपीएस धीरे धीरे बढ़ रही है जब मैं डिबेंचर बढ़ा रही हूं, और दूसरी सिचुएशन जो हमने लिए कंपनी बी का एग्जांपल लिए, उसमें धीरे धीरे जब मैं डिबेंचर बढ़ा रही हूं तो मेरा अर्निंग पर शेयर कम हो रहा है। अब ये कंपेयर कैसे करते हैं, देखो इसको मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था बेटा कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला लर्न कर लो फटाफट। ठीक है, तो जरा कंपनी ए और कंपनी बी दोनों का कंपैरिजन करते हैं। कंपनी ए का जो ईबीआई था, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकाल रही हूं बेटा मैं, ठीक है, आरओआई। आरओआई का फॉर्मूला आपको बताया था ईबीआईटी अपॉन टोटल इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाइड बाय 100। तो ईबीआईटी फर्स्ट केस में अगर आपको याद हो तो मैंने 8 लाख ली थी, और सेकेंड केस में मैंने 4 लाख ली थी, और टोटल इन्वेस्टमेंट 60 लाख की करी थी। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 100। और कंपनी बी का सेम फॉर्मूला लगाऊंगी तो 4 लाख ईबीआईटी थी, ठीक है, अपॉन टोटल फंड्स की रिक्वायरमेंट तो सेम ही थी 60 लाख इंटू 100। अब जब कैलकुलेट करोगे यार तो कंपनी ए का आरओआई आ रहा है 13.3% और इसका आरओआई आ रहा है 6.6%। अब देखो कंपैरिजन कैसे करते हैं, देखो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मेरा कंपनी ए का निकल रहा है 13.3। अगर आपको याद हो तो स्टार्टिंग में मैंने बोला था फाइनेंशियल लीवरेज फेवरेबल तब होती है जब आरओआई ज्यादा होता है देन द कॉस्ट ऑफ डेट। दोनों केस में आपको पता है कॉस्ट ऑफ डेट यानी इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर कितना था यार, 10% था, सिचुएशन ए में भी, कंपनी ए में भी और कंपनी बी में भी। तो बेटा आरओआई फर्स्ट कंपनी की ज्यादा आ रही है देन द
इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, यानी उसको रिटर्न ज्यादा हो रहा है और डिबेंचर पे इंटरेस्ट कम पे करना पड़ रहा है, तो उसके लिए फेवरेबल है ना यार, वो डिबेंचर से ज्यादा पैसा रेज करेगा क्योंकि उसका रिटर्न बढ़ रहा है। कंपनी बी के केस में उसकी रिटर्न हो रहा है 6% जब वो डिबेंचर से पैसा रेज कर रहा है विद इंटरेस्ट ऑफ 10%, दैट मींस उसके लिए अनफेवरेबल। अब वो क्या डिबेंचर से पैसा रेज करना चाहेगा? नो। ठीक है, तो फाइनेंशियल लीवरेज बेटा कभी भी अगर आपसे पूछा जाता है, इसको आप दो एग्जांपल से बताओगे। अगर टीचर आपको जस्टिफाई मेंशन कर रही है क्या फाइनेंस फेवरेबल बताओ, तो आप फेवरेबल ही बताओगे, वरना अगर आपको वैसे एक्सप्लेन करने को आएगा तो आप दोनों कंडीशन दोगे, फेवरेबल भी और अनफेवरेबल। फेवरेबल तब होता है जब रिटर्न ज्यादा होता है देन द इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, अनफेवरेबल तब होता है जब रिटर्न कम होता है देन द इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। तो हमने ये दोनों केसेस को एक एक करके जस्टिफाई करा है। ठीक है, फर्स्ट सिचुएशन में आपको फिर से याद दिला रही हूं, कंपनी ए के केस में मैं डिबेंचर बढ़ा रही थी तो मेरी ईपीएस भी बढ़ रही थी। कंपनी बी के केस में मैं डिबेंचर बढ़ा रही थी तो मेरी अर्निंग पर शेयर कम हो रही थी, तो कंपनी के लिए अनफेवरेबल है, ऑब्वियस वो डिबेंचर से पैसा रेज नहीं करेगा। ठीक है बेटा, और बेटा आपके बोर्ड्स बिल्कुल पास ही हैं, अब आने वाले हैं, तो इकोनॉमिक्स में, बिजनेस स्टडीज में, किसी भी टॉपिक में अगर आपको दिक्कत आएगी तो आप मेरे को प्लीज बता दीजिएगा। ठीक है, मैं उसी पे वीडियो आपके साथ शेयर करूंगी, और ये वीडियो आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, और कोई भी टॉपिक बेटा इकोनॉमिक्स में, बिजनेस स्टडीज में, या इवन आपको बाकी सब्जेक्ट्स में भी कोई दिक्कत है, अकाउंट्स, इंग्लिश, बिजनेस स्टडीज, ठीक है, मैथ्स वगैरह में, तो जिस भी टॉपिक में, जिस भी चैप्टर में आपको लगता है कि यार मैम ये बड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, तो आप प्लीज मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो नेक्स्ट वीडियो का मैं वेट कर रही हूँ, आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसी पे अपलोड करूंगी। बाय बाय, टेक केयर बेटा।